नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो जस्टिन ट्रूडो, जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। अभी हाल ही में उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है और अगले कुछ महीने में कनाडा में इलेक्शंस होंगी। तो इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इनके लाइफ के इवेंट्स के बारे में। और मैं कोशिश करूँगा कि टू द पॉइंट बात करूँ, ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि आपका समय भी कीमती है। दोस्तों, 30 सेकेंड्स में अपने लिए लेता हूँ, और वो ये बताने के लिए कि मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है जो अलग अलग फेमस पर्सनालिटीज़ की। अगर आप ज्योतिष में इंटरेस्टेड हैं और कुछ फेमस लोगों की लाइफ कैसे ज्योतिष से जान सकते हैं, उनकी कुंडली के बारे में, तो आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट भी चैनल पे उपलब्ध है। और महीना कैसे जाएगा उसके वीडियोस तो मैं 12 लगन राशि के लिए देता ही हूँ। दोस्तों, जस्टिन का जन्म हुआ था दिसंबर 25, 1971, 9:27 PM रात को ओटवा या ओटावा, कनाडा में। इनकी जो जन्म कुंडली है ये बनती है सिंह लगन की, और राशि है मीन राशि। अगर हम देखें कि इनकी कुंडली के प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं और क्या योग बनते हैं, तो सबसे पहले हम प्लैनेट्स का विचार करते हैं। सूर्य जो हैं, जो इनके मूला नक्षत्र में बैठे हुए हैं, ये होता है केतु का नक्षत्र। चंद्रमा रेवती नक्षत्र में है, जो कि होता है बुध का नक्षत्र। और फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी पोजीशन बनती है सूर्य की भी और बुध की भी। मंगल जो है, ये है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, कुंडली के अष्टम स्थान में। ये नक्षत्र होता है शनि का। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि मंगल इनके पीड़ित हैं, क्योंकि एक तो अष्टम स्थान में बैठे हैं और ऊपर से शनि के नक्षत्र में। शनि इस कुंडली में योग कारक नहीं होते। दोस्तों, बुध की बात करें, बुध है ज्येष्ठ नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में फोर्थ हाउस में। तो ये बहुत अच्छा राजयोग बनता है, बहुत अच्छी पोजीशन बनती है। गुरु यानी जुपिटर बैठे हुए हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में, ये भी बुध का ही नक्षत्र है। शुक्र श्रावण नक्षत्र में है। श्रावण नक्षत्र जो होता है ये चंद्रमा का होता है, और शुक्र बैठे हुए हैं कुंडली के छठे घर में। छठे घर में कुंडली में अगर शुक्र बैठते हैं तो एक तरीके से पीड़ित होते हैं, क्योंकि ये शुभ प्लेनेट है। और ये जो अशुभ स्थान होते हैं वहाँ पे जो पापी प्लैनेट्स हैं वो अच्छा रिजल्ट देते हैं, जैसे कि राहु हो गया, मंगल हो गया, शनि हो गया। लेकिन शुभ प्लैनेट कहीं ना कहीं यहाँ आके वीक हो जाते हैं। शनि की बात करें, शनि कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में है और 10th हाउस में बैठे हुए हैं। राहु श्रावण नक्षत्र में है, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। और केतु पुष्य नक्षत्र में है, जो कि शनि का नक्षत्र है। तो राहु 6th हाउस में और केतु 12th हाउस में। ये दोनों प्लैनेट्स भी बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं। दोस्तों, मोटा मोटा देखा जाए कि इनके नवांश चार्ट में जो राइजिंग आ रहा है वो मून यानी 4 नंबर का आ रहा है। यहाँ भी चंद्रमा पीड़ित है, यानी चंद्रमा दोनों ही जगह पीड़ित आप कह सकते हैं। और अगर इस पहले घर में सूर्य आए हुए हैं तो सत्ता के कारक यानी गवर्नमेंट के कारक वो पहले घर में है। राहु यहाँ पर भी वेल प्लेस्ड हैं, अपनी उच्च राशि में है, 11th हाउस में बैठे हुए हैं। और अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो वहाँ पे शुक्र हैं। बुध का विपरीत राजयोग बनता है यहाँ पे, और मंगल 2nd हाउस में है। दोस्तों, मून चार्ट जो हम देखते हैं साढ़े सती के लिए, जैसे हमारे इमोशंस कैसी काम करेंगी या हमारा कहीं प्रेम संबंध बनेगा, कुछ चीज़ों के लिए मून चार्ट स्पेशली देखा जाता है। तो यहाँ पे पहले घर में चंद्रमा आ गए हैं और मंगल आ गए हैं। मंगल क्योंकि लगन कुंडली में 8वें घर में, चंद्र कुंडली में पहले घर में, तो इसलिए इनको ये पूर्ण मांगलिक बनाता है, यानी मांगलिक दोष स्ट्रॉन्ग बनता है। मून चार्ट के हिसाब से सूर्य 10th हाउस में है, जो बहुत अच्छी स्थिति है। और राहु भी यहाँ 11th हाउस में है, तो ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। मून चार्ट के जो राइजिंग लॉर्ड हैं वो गुरु, वो 9th हाउस में है, अच्छी स्थिति में हम इनको कहेंगे। और शनि 3rd हाउस में है, जो वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो हमने तीनों चार्ट्स पे इन जनरल नज़र डाली। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनके बारे में कुछ विशेष चीज़ें, और फिर हम आएंगे महादशा पे, और फिर लाइफ की कुछ अंतरदशाओं पे आके हम चीज़ों पे देखेंगे कि कैसे कैसे इनकी लाइफ आगे बढ़ी और जो रीसेंट सिचुएशन हुई वो क्यों हुई। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन वाली घंटी पे जाएंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा कि वीडियो नए आ गए हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगेगा या मेरे एनालिसिस का तरीका अच्छा लगेगा तो आप उस पर भी कमेंट कीजिएगा। पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था सलमान खान जी पे, उस पे मैंने थोड़ा ये भी बताया था कि कौन सा प्लेनेट किस घर में बैठ के क्या रिजल्ट देता है। लेकिन वीडियो क्योंकि लंबा हो जाता है तो उसको मैं इस वीडियो में अवॉइड कर रहा हूँ। तो आप कमेंट करके बताना अगर आपको वो पार्ट भी सुनना अच्छा लगता है या मैं उसको अवॉइड किया करूँ आने वाले वीडियोज़ में। दोस्तों, मंगल दोस्तों इनका बनता ही है, इनका विपरीत राजयोग बनता है। वो कैसे बनता है देखिए, इनके जो
जो 6, 8, 12 के मालिक हैं वो हैं शनि क्योंकि 6th हाउस के, गुरु जो कि 8th हाउस के, और चंद्रमा जो कि 12th हाउस के। चंद्रमा 12वें घर के मालिक होकर 8वें घर में बैठे हैं, तो इसलिए चंद्रमा का विपरीत राजयोग बन गया। लेकिन क्योंकि मंगल का नहीं बना और शुक्र का भी नहीं बना, तो इनका नहीं बनता है। आगे बढ़ते हैं, इनका बनता है धन योग। धन योग बनता है जब भी 1, 2, 5, 9, 9, 11 यानी इन 5 घरों का अगर आपस में संबंध बन जाए। अब आप देखिए कि इनके जो 5वें घर के मालिक हैं वो है गुरु, और इनके जो सेकंड हाउस है उसके मालिक है बुध, तो इनका ये बन गया धन योग। तो एक तरीके से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर किसी की भी कुंडली में ऐसी स्थिति बनती है तो इंसान को धन अच्छा प्राप्त होता है। फिर बनता है उभयचरी योग, जो मैंने पिछली कुंडली में सलमान खान जी के बारे में बताया था, जो सूर्य से एक घर आगे और एक घर पीछे कोई प्लेनेट बैठा हो तो वो उससे बनता है। पराशरी राजयोग बनता है जब भी केंद्र का त्रिकोण से संबंध बन जाए, यानी 1, 4, 7, 10 का 1, 5, 9 से संबंध बन जाए, तो ऐसा इंसान बहुत फेमस होता है और रिच भी होता है। तो वो आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे ये योग बनता है। फिर इनका जो नेक्स्ट योग बनता है वो गजकेसरी राजयोग भी है, क्योंकि जो गुरु हैं उनसे अगर देखा जाए तो चंद्रमा पंचम स्थान में है। वैसे तो केंद्र संबंध होना चाहिए, तो यहाँ पे हम नहीं कह सकते, तो ये चीज़ इनकी नहीं बनती। तो इसलिए मैंने जो आपको पराशरी राजयोग बताया वो 1, 4, 7, 10 का बताया, ना कि गजकेसरी राजयोग का। फिर चंद्रमंगल का भी योग बनता है। यूजली चंद्रमंगल का योग केंद्र में हो, त्रिकोण में हो तो अच्छा होता है, या इस कुंडली में दोनों कारक हों तो बनता है। दोस्तों, ये 23rd प्राइम मिनिस्टर अभी थे कनाडा के, जिन्होंने रिज़ाइन किया था जैसे मैंने आपको बताया, और इस साल इलेक्शंस होंगी। तो अगर हम देखें मोटा मोटा कि इनकी लाइफ में जो बहुत बड़ा चेंज आया था वो 14 अप्रैल को आया था 2013 को, जब इनको लीडर ऑफ द पार्टी इलेक्ट किया गया था। उसके बाद इन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप जो ली है कनाडा की, वो 4 नवंबर 2015 है। लेकिन इनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि ये 2 इवेंट्स तो है ही हैं, लेकिन इससे पहले पहले क्या चीज़ें हुई हम उस पे आते हैं। दोस्तों, इनके जो आपको अगर जानकारी नहीं है तो बता देता हूँ, ये सबसे बड़े पुत्र हैं पियरे ट्रूडो के, जो कनाडा के पिछले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इनके ग्रैंड पेरेंट्स बिजनेस फैमिली से आते थे और पॉलिटिक्स में भी थे, यानी पिछली जो सरकारें थी उसमें भी वो पॉलिटिक्स में एक्टिव थे या मंत्री थे, ऐसे करके। इनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट आर्मी लीडर रहे हैं, जो सिंगापुर के भी जो जिन लोगों ने फाउंड किया है उसके वो मेजर जनरल थे। तो इनकी फैमिली बहुत प्रोफाउंड या वेल टू डू आप कह सकते हैं। इनके पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई थी 1977 में। अगर हम 1977 का पीरियड स्टडी करते हैं तो उस पीरियड में इनके बुध में मंगल चल रहे थे। देखिए, पहला बुध का ही आता है, महादशा इनकी बुध की ही आई थी। तो इसमें बुध में मंगल और फिर बुध में राहु चल रहे थे, यानी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा और सूक्ष्म दशा। डाइवोर्स ग्रांट हुआ था 1984 में। उस पीरियड में केतु में शनि थे, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो 84 में केतु में शनि। दोस्तों, इस पीरियड में अगर हम देखा जाए तो 1977 में इनकी कुंडली यानी गोचर के हिसाब से शनि 12वें घर में थे, राहु दूसरे घर में थे, यानी लगन पाप कर्तरी दोष में आ गया था। यानी सिचुएशन या ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए जिसमें इनको, नेचुरल सी बात है, पेरेंट्स अगर सेपरेट होते हैं तो बच्चे पे तो असर पड़ता ही है, और इनकी कस्टडी जो थी वो फादर को मिल गई थी। इसके बाद इन्होंने जो कॉलेज अटेंड किया है वो जेन देव ब्रिबोफ मैकगिल यूनिवर्सिटी, जहाँ पे इन्होंने बैचलर इन आर्ट्स की लिटरेचर में 1994 में, और 1998 में अगर हम देखें तो इन्होंने आगे की पढ़ाई की, जो बैचलर ऑफ एजुकेशन किया यूबीसी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर से। उसके बाद ये 2006 ऑनवर्ड्स पॉलिटिक्स में एक्टिवेटेड रहे हैं। और अगर हम यहाँ मोटा मोटा देखें तो सूर्य की महादशा 2006 में लग गई थी। दोस्तों, सूर्य सरकार के कारक हैं, फैमिली बैकग्राउंड ऑलरेडी पॉलिटिक्स में रहा है, तो जैसे ही सूर्य की महादशा ने किक इन किया, उस पीरियड से इनका राजनीति में आगे बढ़ना शुरू हो गया, यानी उसमें ये एक्टिवेटेड हो गए। दोस्तों, 2000 की अगर हम बात करें, डेट मैं आपको बताता हूँ, सितंबर 28। इस डेट पे इनके फादर की डेथ हो गई थी। तो अगर हम 2000 का पीरियड स्टडी करते हैं तो ये पीरियड था शुक्र में शनि का। तो अगर हम शुक्र में शनि में करें, थोड़ा और आगे जाएं एग्जैक्ट डेट पे, तो उसमें प्रत्यांतर दशा केतु की थी और सूक्ष्म दशा राहु की थी। गोचर में सूर्य और चंद्रमा का अमावस दोष था इस दिन, जो कि सेकंड हाउस यानी जो हम परिवार या कुटुंब के लिए देखते हैं,
शनि इस दिन 10th हाउस में थे, कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में, और कुंडली में भी आप देखें शनि 10th हाउस में ही हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए कि गोचर में राहु कुंडली के सूर्य को देख रहे थे, यानी राहु, अगर हम कहें सूर्य कहाँ है, यहाँ पे मौजूद हैं, तो अगर राहु 11th हाउस में गोचर में आएंगे तभी तो सूर्य को देखेंगे। तो उस दिन गोचर में राहु कुंडली के सूर्य को देख रहे थे, यानी राहु 11th हाउस में थे। दोस्तों, राहु 11th हाउस का पॉपुलर बनाता है वो अलग बात है, लेकिन ये एक सिचुएशन बनती थी। यही कारण है कि जब भी आप उससे पूछते हैं कि मेरी आने वाला मेरा साल कैसे जाएगा, तो गोचर की स्थिति, आपकी महादशा अंतरदशा की स्थिति, कुंडली में प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, ये तीनों को कंबाइन करके या ट्रायंगुलेट करके देखना होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि राहु भले ही इनके 6th हाउस में बैठे हैं, जो बड़े अच्छे पोजीशन में बैठे हैं, लेकिन 11th हाउस में बैठ के वो कुंडली के नेटल सूर्य को देख रहे थे। अब दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात ये हो जाती है कि अक्टूबर में जब इनका फ्यूनरल हुआ फादर का, तो इन्होंने यूलॉजी पढ़ी। यूलॉजी आपको अगर पता होगा कि कुछ रिलीजन में, स्पेशली क्रिश्चियनिटी में, जिसकी डेथ हो जाती है तो फ्यूनरल के दौरान कई लोग उनके बारे में लोगों को बताते हैं, उसे यूलॉजी कहा जाता है। तो इन्होंने जो वो यूलॉजी पढ़ी, वो इतनी ज़बरदस्त पॉपुलर हुई कि जो कनाडा की ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का जो चैनल है, उसको मल्टीपल टाइम्स लोगों ने कांटेक्ट किया कि आप उसे दोबारा ब्रॉडकास्ट कीजिए। तो आप खुद ही लगा लीजिए कि ये एक बहुत, जैसे वायरल जिसे हम आज की डेट में कह देते हैं, वो हो गया था। तो मैंने बताया राहु 11th हाउस में पॉपुलर कराने का योग बनाया। 2002-2003 में इन्होंने सीबीसी रेडियो ज्वाइन किया, जिसमें कनाडा रीड्स के सीरीज़ आते थे जो ये बनाते थे। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, राहु 11th हाउस में थे, तो ट्रांजिट करके उस टाइम में 10th हाउस में आ गए थे। और ज्योतिष में एक बात बोली जाती है, राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में। तो ये इसको एकदम से इनको पर्सनैलिटी, मीडिया पर्सनैलिटी बना दिया। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ कि 2005 में इन्होंने जिंक माइन के ऊपर, कोई जिंक माइन कहीं बन रही थी और वो पॉइज़न ना फैल जाए ना हानि रिवर में, तो इन्होंने इस टाइम पे काफ़ी उस पर हंगामा किया था। और राहु उस टाइम 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे। राहु का मैं जिक्र बार बार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कुंडली में राहु स्ट्रांग है। राहु कई चीज़ों के कारक हैं, जैसे पॉलिटिक्स के भी, मीडिया के भी। तो इनको हम इसलिए स्टडी करते हैं। तो इस पीरियड में राहु 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे। तो आपकी कुंडली में राहु कितने भी स्ट्रांग हो, अगर गोचर में वीक होंगे तो ऐसी प्रॉब्लम विद अथॉरिटीज़ वाली सीन बन जाता है। दोस्तों, 2007 में क्या होता है, ये सीबीसी टेलीविज़न की मिनी सीरीज़ आती है जिसमें द ग्रेट वॉर में ये एक्ट करते हैं। ये अपने ही एक जैसे जैसे होता है अंकल, फादर, या उनके आगे फादर, उनके कज़न, वो इनकी फैमिली में कोई एक थे जो वॉर में गए थे, तो जो वर्ल्ड वॉर 1 थी, तो उसमें इन्होंने एक्टिंग की थी टेलीविज़न मिनी सीरीज़ में, द ग्रेट वॉर में। इस पीरियड में राहु 7th हाउस में थे और अपने ही नक्षत्र में थे, शताभिषा में। और गोचर में और कुंडली में राहु 4th हाउस में थे, यानी कुंडली का गुरु गोचर के गुरु के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा था। तो इस पीरियड में इन्होंने ये मिनी सीरीज़ में एक्ट किया। दोस्तों, यहाँ इनके लाइफ पार्टनर के बारे में बता दूं कि सोफ़ी ग्रेगोयर इनकी चाइल्डहुड फ्रेंड थी। वो एक्चुअली इनके छोटे भाई की क्लासमेट थी, तो वो उसके थ्रू इनकी उनसे दोस्ती हो गई थी। फिर कई साल बाद ये दोबारा मिले जब ये मीडिया पर्सनैलिटी बने, और 2003 के दौरान, तो उस पीरियड में ये, जैसे मैंने बताया, राहु 7th हाउस में 11th हाउस में गोचर कर रहे थे, तो दृष्टि 5th हाउस पे थी। तो लव अफेयर होना, डेटिंग होना, वो स्टार्ट हो गया था। इसके बाद क्या हुआ कि अक्टूबर 2004 में इनकी एंगेजमेंट हुई। शादी हुई 28 मई 2005 को। इस पीरियड में इनके, अगर आप यहाँ पे स्टडी करेंगे, तो शुक्र में बुध चल रहे थे। अब शुक्र जो हैं वो क्योंकि जैसे शुक्र की तो आप ऐसा कह सकते हैं कि महादशा ही है, और किसी भी लड़के के लिए शुक्र एक शादी का योग बनाने का काम करता है। तो इसमें जब बुध का अंतर आया, तो उस पीरियड में इनकी शादी का योग बना था। अगर हम देखें, गोचर में शनि 11वें राशि में ही थे, यानी सप्तम स्थान का मालिक सप्तम स्थान से ही गोचर कर रहा था। दोस्तों, 7th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है शादी के लिए। इस घर का मालिक या तो इस घर को देख ले, या वो शुभ ग्रहों से प्रभावित हो, तो शादी का योग बनता है। और गोचर में भी वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि गोचर में शनि 11th हाउस में ही ट्रांजिट कर रहे थे। और जैसा मैंने बताया आपको, राहु उस पीरियड में 10th हाउस में थे, और गुरु पहले घर में थे, यानी गुरु की एस्पेक्ट 7th हाउस पे थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी 3 संतान हुई, जेवियर, उसके बाद एला,
और फिर हैदरियन। मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको या फास्ट में बता देता हूँ कि 18 अक्टूबर 2007 को जेवियर पैदा होते हैं। इनके पुत्र, फिफ्थ हाउस संतान का घर है, तो गुरु फोर्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे गोचर में। मंगल की आस्पेक्ट थी 11th हाउस से, जो इस कुंडली में योग कारक बन जाते हैं। जब इनकी बेटी एला पैदा होती है 5 February 2009, तो उसके लिए हम सातवां घर देखते हैं दूसरे संतान के लिए। गोचर में शनि पहले घर में थे, अपने घर पे आस्पेक्ट डाल रहे थे। और अगर हम कुंडली में शुक्र की बात करें तो शुक्र उच्च के थे, लेकिन सूर्य, गुरु, राहु और मंगल एक साथ थे शनि के घर में मकर राशि में। उनका मुझे बर्थ टाइम नहीं पता, लेकिन वैसे इन जनरल उनकी कुंडली में अगर मैंने बताया आपको शुक्र उच्च राशि के हैं। जो इनकी तीसरी संतान है हैदरियन, जब वो पैदा हुए तो उसके लिए हम 9th हाउस देखेंगे, उसके लॉर्ड मंगल हैं। तो मंगल जो हैं वो 7 नंबर राशि में घूम रहे थे और अपने ही घर को आस्पेक्ट कर रहे थे उस दिन पे। उस दिन अमावस भी थी। तो उस दोनों जो जो चंद्रमा और सूर्य हैं वो सत्ताभिषा यानी राहु के नक्षत्र में हैं उस दिन। और राहु, मंगल और शनि एक साथ शुक्र की राशि में हैं। उनका भी मुझे टाइम नहीं पता, तो एग्जैक्ट एनालिसिस तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ऐसी स्थिति थी। अब दोस्तों पॉलिटिक्स की बात करें, 2008 में ये इलेक्ट होते हैं एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहली बार। अगर हम देखें यहाँ पे 2008 का जो पीरियड था, सूर्य में मंगल, सूर्य में राहु, कहीं ना कहीं सूर्य सरकार के कारक और राहु 6th हाउस के बहुत स्ट्रांग बैठे हुए हैं। इस पीरियड में इनकी एंट्री होती है पॉलिटिक्स में। उसके बाद ये री इलेक्ट हुए 2011 में। अगर हम देखें तो सूर्य में बुध चल रहे थे, फिर सूर्य में केतु थे। तो उस पीरियड में इनका दोबारा से री इलेक्ट होते हैं ये पॉलिटिक्स में। इलेक्शन जो है वो मई में ही हो गई थी, तो सूर्य में आप बुध की बात कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि इन्होंने 2011-12 में इन्होंने डिसाइड किया मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा। कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी फैमिली पॉलिटिक्स में होती है, लेकिन उन्होंने अपने पेरेंट्स का ब्रेकअप या फैमिली अफेक्टेड देखी होती है, तो उनको भी होता है कि मुझे बहुत फोर फ्रंट पे नहीं रहना, बस सेवा का काम करना है। तो इन्होंने 2011-12 में डिसाइड किया कि मैं पार्टी लीडर नहीं बनूंगा, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत यंग है, 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे थे उस टाइम तक, तो कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो उस पीरियड में अगर देखें राहु 4th हाउस में घूम रहे थे, क्योंकि 4th हाउस हमारे घर का होता है, हमारी इमोशंस का होता है। तो राहु वहाँ से गोचर कर रहे थे, तो इनका इंटरेस्ट इतना इस चीज़ में नहीं था। जैसे ही राहु गोचर में 3rd हाउस में गए, तो इन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है मैं इलेक्शन में लड़ूंगा पार्टी लीडर के लिए। और देखो दोस्तों उस पीरियड की अगर आप खासियत देखें तो शनि उच्च के थे 3rd हाउस में, राहु 4th से 3rd की तरफ ट्रांजिट कर रहे थे और शनि उच्च राशि में गोचर कर रहे थे। तो 2011-12 का जो पीरियड था इसमें इन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं फोर फ्रंट पे आऊँगा। दोस्तों सूर्य की महादशा जब ख़त्म होती है तो इंसान कुछ ऐसे डिसीज़न लेता है कि मैं लीड करूं, क्योंकि सूर्य सरकार के कारक हैं। तो जाते जाते इंसान सोचता है कि मैं कुछ लीड करूं, तो वो इन्होंने उस पीरियड में डिसाइड किया। अब नेक्स्ट इनकी महादशा चंद्रमा की स्टार्ट हो गई, और चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, अष्टम स्थान में। और इनके जो है 12th हाउस के मालिक होके विपरीत राजयोग बना के। और नवाम शनि भाग्य में चंद्रमा का ही उदय हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी वो अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं। तो इनका पॉलिटिक्स में एंट्री होती है इस एज अ लीडर। तो इन्होंने, जैसा मैंने आपको बताया कि 14 अप्रैल को इन्होंने वो किया था लीडर, और पोजीशन जो ली थी 4 नवंबर 2015 को। अब दोस्तों इनकी लाइफ की कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो ये कि इनके 2014 अगस्त 18 को इनके घर में कोई चोर घुस गया था। अगर हम उस दिन को स्टडी करें, क्योंकि इंटरेस्टिंग है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2014 चंद्रमा में राहु चल रहे थे। नैसर्गिक तौर पे चंद्रमा और राहु आपस में शत्रु हैं, आप जानते ही होंगे। तो इस दिन चंद्रमा में राहु चल रहे थे। गोचर में राहु, सूर्य, बुध 12वें घर में थे मंगल की दृष्टि में। बुध किसके मालिक हैं, धन के। और 4th हाउस होता है घर का। इसकी दृष्टि 12वें घर के, 12वां घर वो होता है जो चीज़ हमसे परे चली जाती है, जैसे चोरी होगी तो 12वां घर तो देखना ही पड़ता है। तो उस दिन की ये एक गोचर की स्थिति बनती थी। अब 2017-18 में इनको ऑनररी डॉक्टरेट्स मिली हैं 2। एक तो मिली है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग या एडिनबरा भी बोलते हैं, डॉक्टरेट वहाँ से। और 2018 में इनको ऑनररी डॉक्टरेट LLD डॉक्टर ऑफ लॉज न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से मिली है। अगर हम 2017-18 का पीरियड स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे दिखता है कि चंद्रमा में गुरु चल रहे हैं, जैसा मैंने आपको यहाँ दिखाया।
दोस्तों गुरु जो हैं ये शिक्षा जगत के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और कुंडली में ये योग कारक भी हैं गुरु। और तो इस पीरियड में अगर देखा जाए तो चंद्र में गुरु चल रहे थे, उसके बाद शनि आए थे, और फिर से बुध आ गए थे। गुरु गोचर में थर्ड हाउस में घूम रहे थे, और 11th हाउस जो ग्रेटर गेंस का होता है उसको एस्पेक्ट कर रहे थे अपने ही नक्षत्र विशाखा नक्षत्र में। जब भी हमें कोई अवार्ड मिलता है, जैसे पिछले वीडियोस में मैंने राज कपूर और उनके फादर साहब के बारे में बताया था, तो कहीं ना कहीं 11th हाउस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो ग्रेटर गेंस का होता है। दोस्तों 2 अगस्त 2023 को इन्होंने अपनी वाइफ के साथ सेपरेशन अनाउंस कर दी थी, 2023 में 2 अगस्त को। अगर हम देखें इस पीरियड में तो 2000 जो ये पीरियड है इसमें आपको दिखेगा कि मंगल में राहु चल रहे हैं, या राहु चल रहे थे, मंगल में राहु। इस पीरियड में इन्होंने अपनी अनाउंस की है जो सेपरेशन। तो अगर हम देखें कि इस पीरियड में शनि 7th हाउस में थे, यानी जो 7th हाउस में जब भी शनि आते हैं, भले ही उस घर के मालिक हों, तो वैचारिक मतभेद पैदा करते हैं स्पाउस के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ, आपने बहुत बार सुना होगा। तो शनि 7th हाउस से जैसे ही उनका गोचर स्टार्ट हुआ तो इनकी और इनकी वाइफ की सेपरेशन का सीन बन गया। राशि के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि राशि इनकी 12 नंबर बनती है, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, तो शनि यहाँ पे गोचर करना स्टार्ट कर दिया था शनि ने। शनि का गोचर 2.5 साल का होता है, जैसे अभी मार्च में वो 12 नंबर राशि में जाएंगे, तो आप कह सकते हैं तकरीबन आज से 2.25 साल पहले वो यहाँ एंटर किए थे। अब इसके बाद यहाँ आएंगे, फिर उसके बाद 2.5 साल यहाँ आएंगे, तो शनि की 60 इनके ऊपर चल रही है राशि के हिसाब से। तो अगर हम वैसे पीरियड स्टडी करें, तो अगर हम इस अगस्त 2 को जब इन्होंने अनाउंस किया था, तो शनि वक्री थे शताभिषा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में, और राहु और गुरु एक साथ थे 9th हाउस में। दोस्तों 9th हाउस भाग्य का होता है। कोई भी चीज़ जो हम शादी हो या कुछ चीज़ें हम आगे देखें तो भाग्य का बहुत रोल रहता है, इसलिए नवाम चार्ट को हम रेगुलरली स्टडी करते हैं। तो इस पीरियड में अगर हम स्टडी करते हैं तो राहु और गुरु दोनों के दोनों इस नक्षत्र में थे। राहु और गुरु दोनों के दोनों 9th हाउस में गोचर कर रहे थे। तो राहु आप कह सकते हैं कि शुक्र नवांश के शुक्र के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे थे। अब दोस्तों आगे चलते हैं। इन्होंने रेजिग्नेशन लेटर अभी दिया है रिसेंटली। तो मैं अगर 1 जनवरी का चार्ट खोलूं और उसमें मैं लगन उदय 5 यानी सिंह लगन करूं, तो 60 शनि की तो चली रही है जो मैंने आपको बताया, और शनि 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। राहु इस पीरियड में 8वें घर में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों 8th हाउस जो होता है ये लाइफ में अड़चने, प्रॉब्लम, मृत्यु स्थान, इसको अच्छा नहीं माना जाता, और यहाँ चंद्रमा और मंगल दोनों हैं, तो राहु इनके ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं, और मई में वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये जो पीरियड था इनके लिए काफ़ी ड्रेनिंग था, इनको पॉलिटिक्स में इतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिला। और इसके अगर हम देखें कि राहु जो है वो 8वें घर में, जैसे मैंने बताया, नेटल चार्ट से ट्रांजिट कर रहे थे, और अभी मंगल नीच के चल रहे हैं 12वें घर में। तो मंगल जो है वो कुंडली के राहु केतु के एक्सिस पे ट्रांजिट में है और नीच के हैं। तो इस पीरियड में ऐसा हुआ कि इन्होंने रिज़ाइन किया। तो मोटा मोटा अगर हम इनके रेजिग्नेशन का कारण समझेंगे, एक तो मंगल की महादशा है, मंगल कुंडली के 8वें घर में बैठे हुए हैं। दोस्तों मंगल 8वें घर में हो एक्सीडेंट का भी योग बनाते हैं, या आपने सुना होगा ये बात को, क्योंकि मंगल ब्लड के कारक हैं। यहाँ इनकी महादशा है जो अष्टम स्थान में बैठे हैं, तो यानी महादशा का जो मालिक है वही 8वें घर में घूम रहा है, तो इसलिए महादशा इन जनरल इतनी अच्छी नहीं जाती। अब इसमें जब तक राहु का पीरियड था तो इनका ऐसे चलता रहा। अब इनका गुरु का पीरियड स्टार्ट हुआ है, और आप देख सकते हैं गुरु कुंडली में योग कारक है, लेकिन तब भी शनि की 60 ने इनको सत्ता से हटा दिया। हालांकि अभी भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अंतर्दशा गुरु की ही चल रही है। दोस्तों गुरु अभी गोचर यहाँ कर रहे हैं कुंडली गोच स्काई में, जो कि एक केंद्र स्थान है, लेकिन वक्री हैं। अगले महीने ये फॉरवर्ड मोशन में आएंगे, और फिर थोड़े चेष्टा बली होंगे, तो वो ट्रांजिट करते करते अगले साल यहाँ तक पहुँच जाएंगे, फिर वापस आएंगे। तो गुरु का ऐसा ट्रांजिट होने वाला है इनके चार्ट के हिसाब से। इसके बाद इनकी शनि की आ जाएगी अंतर्दशा। शनि जो है वो अभी यहाँ पे गोचर कर रहे हैं, फिर 2.5 साल के लिए वो यहाँ रहेंगे और फिर यहाँ आएंगे। उसके बाद इनकी बुध की आएगी, फिर ऐसे आगे बढ़ती रहेगी। मोटा मोटा अगर आपको जानना हो, जैसे आपका क्वेश्चन हो क्या ये कम बैक करेंगे पॉलिटिक्स में या नहीं, दोस्तों राहु जैसे ही मई में यहाँ आएंगे चीज़ें बेटर। इसके बाद
जैसे मैंने पिछली बताया आपको कि जब वो ट्रांज़िट कर रहे थे तो इनको कैसे पॉपुलर बना दिया था। इसके बाद राहु आ जाएँगे यहाँ पे जब से वो फिर से कॉम्पिटिटर्स को हराने का योग बनाएँगे। यानी आप मोटा-मोटा कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2.5 साल के बाद ये कमबैक कर सकते हैं, और 2.5 साल बाद अगर हम देखें तो बुध की फिर से आ जाएगी अंतर्दशा, और बुध कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। तो अगर मोटा-मोटा देखा जाए तो पीरियड थोड़ा-सा इनका डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये कमबैक भी कर सकते हैं, और हो सकता है लाइफ़ में और ऐसी चीज़ें करें जो इस पोस्ट से भी बड़ी हों, तो ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों, मोटा-मोटा आज आपने समझा इनकी कुंडली के बारे में, इनके प्लैनेट्स के बारे में, इसके अलावा इनकी महादशा, अंतर्दशा या कुंडली के जो लाइफ इवेंट्स थे उनको समझा, गोचर को समझा। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इनको लेके या कुछ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए आए हैं, अब तो नया साल भी आ गया, सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।